नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। फ्रांस में नेपोलियन के बाद हुए राष्ट्रपति चुनावों में इमानुएल मैक्रोन देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। रविवार को हुए चुनाव में मैक्रोन ने अपनी विरोधी और दक्षिणपंथी रुझानों वाली मरीन ली पेन को मात दी। इमानुएल मैक्रोन ने अपनी जीत को फ्रांस के लिए नई उम्मीदों और विश्वास से भरे नए अध्याय की शुरुआत बताया है। साथ ही उन्होंने जून में फ्रांस के निचले सदन के लिए होने वाले चुनाव में बहुमत हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। इमानुएल मैक्रोन 2006 से 2009 के बीच सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। 2012 में पहली बार जब फ्रांसवा ओलांद की सरकार बनी तब मैक्रोन को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चुना गया। 2014 में मैक्रोन ने वित्त मंत्री का जिम्मा संभाला और अगस्त 2016 में सरकार से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। पूर्व बैंकर मैक्रोन ने महज 5 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। 2 साल पहले राष्ट्रपति ओलांद के साथ काम करने के बाद उन्होंने पिछले साल एन मार्श नाम से पार्टी बनाई और कुछ ही माह में छा गए। इमानुएल मैक्रोन कभी सांसद नहीं रहे और न ही कभी किसी चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनका राजनीतिक उभार बहुत ही हैरतअंगेज रहा है। 1 साल पहले तक फ्रांस के इतिहास में सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति की सरकार में मंत्री रहे इमानुएल मैक्रोन ने फ्रांस की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। महज 39 साल की उम्र में वो फ्रांस की मुख्यधारा की वामपंथी और उदारवादी पार्टियों को पीछे करके फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। फ्रांस में 1958 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चुना गया फ्रांस का राष्ट्रपति फ्रांस के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों सोशलिस्ट और सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है। वो 1 हफ्ते बाद अपनी नई सरकार बनाएंगे और अटकलें शुरू हो गई हैं कि वो किसे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अपने पहले भाषण में मैक्रोन ने वादा किया कि वो देश में मौजूद भेदभाव वाली शक्तियों से लड़ेंगे ताकि यूरोपीय संघ और फ्रांसीसियों के बीच रिश्ते बहाल हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो विचारों के आधार पर बटे हुए देश को जोड़ेंगे और चरमपंथ और जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करेंगे। देश देशांतर में आज चर्चा फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनावों पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू, द हिंदू अखबार की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासिनी हैदर, दिल्ली स्थित अरब पत्रकार डॉक्टर वाइल अव्वाद और जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर शीतल शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले विवेक काटजू साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्रांस के इन राष्ट्रपति चुनावों को आप किस नज़र से देखते हैं और जिस तरह से एक युवा राष्ट्रपति चुना गया है जिसने जो तमाम परंपराएं रही हैं, ट्रेडिशंस रहे हैं फ्रांस के, उन दलों से अलग निकल करके अपने आप को राष्ट्रपति मनवाया है फ्रांस की जनता से। किस रूप में देखते हैं आप उसे? देखिए, ये चुनाव फ्रांसी के लिए नहीं, यूरोप के लिए और एक किस्म से विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें फ्रांस का भविष्य ही नहीं, मुझे लगता है कि एक किस्म से यूरोपीय संघ का भविष्य के बारे में भी अटकलें लगाए जा रहे थे कि अगर फ्रांस एक्सट्रीमिज्म की ओर बढ़ जाता है तो फिर यूरोपीय संघ का जो ग्लोबलाइजेशन प्रोजेक्ट एक चल रहा है दशकों से, उसका भविष्य क्या होगा। अब इस पर फाइनल जवाब तो हमें नहीं मिले, लेकिन ये ज़रूर एक संकेत मिल गया है कि फ्रांस की जनता अभी भी चाहती है कि जो पुराने जैसे ग्लोबलाइजेशन चले आगे, हाँ उसमें परिवर्तन कुछ हो लेकिन वो चले आगे, जो कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसमें कोई नई सोच आए, लेकिन एक एक्सट्रीमिज्म की ओर देश नहीं जाए। तो मैं समझता हूँ इन कारणों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है और ये भी एक दिखाता है कि फ्रांस की जनता, और मुझे लगता है कि कई देशों की जनता, यूरोप अमेरिका में भी हमने देखा था, ब्रिटेन में देखा है कि जो एक पारंपरिक राजनीति चल रही है उससे बहुत असंतुष्ट है। तो जो ट्रेडिशनल एक पॉलिटिक्स रहा है, अब उसका क्या भविष्य होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब जो चंद महीनों में वहाँ की पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उससे भी कुछ संकेत मिलेंगे कि क्या जो पारंपरिक पार्टियां हैं वो फिर आती हैं या जो मैक्रोन साहब के साथ जाती है जनता। तो ये सब अभी प्रश्न हैं, लेकिन चुनाव का जो एक इम्पोर्टेंस है, जो एक महत्वपूर्ण है, उससे में दो राय नहीं हो सकती। जी, आप रहे विवेक काटजू साहब, मैं आऊँगा आपके पास दोबारा। डॉक्टर वाइल अव्वाद, आप इस चुनाव को फ्रांस के किस रूप में देखते हैं
और इससे जो वेस्ट एशिया की राजनीति है उस पर किसी तरह का कोई असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? मेरे को लग रहा है ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। ये इसका मतलब ये लीपी सिचुएशन भी विनिंग सिचुएशन है, क्योंकि उनका वोटिंग शेयर बहुत हो गया था, 25% में आ गया था। ये सबसे पहले तो राइट विंग में किसी पॉपुलिस्ट पार्टी में इतना नहीं आया सबसे पहले, ये तो इसलिए उन्होंने आज बहुत खुश हो गया। ये हमारा सही है, हम लोग के लॉस हो गया, लेकिन फिर भी हमारा फ्यूचर में ब्राइट हो रहा है। ये एक ही बात है। दूसरी बात ये है उसकी डोमेस्टिक इशू बहुत है, उसकी काफ़ी चैलेंजेस, जैसे अब एम्बेसडर काचू बताया था। और वेस्ट एशिया के लिए अभी तक जिस दिन अब नेपोलियन एरा में तो ख़त्म हो गया फ्रांस के लिए, उनकी काफ़ी मतलब कोई लीडर में नहीं आया जिसकी मतलब ये फ्रेंच के लिए सॉवरेनिटी डिसीजन नहीं आया। जैसे आप देख लो 2003 में जब तक इराक इन्वेजन में अमेरिकन में आ गया था, उसके साथ ही में बहुत उसके अपोज किया था, बिल्कुल ये सरकारी है फ्रेंच अगेंस्ट द अमेरिकन इन्वेजन। लेकिन उसके बाद एकदम वहाँ पर जो फ्रेंच फ्राई शुरू हो गया था, झगड़ा हो गया अमेरिकन के अंदर, वो तो पूरा उनकी अमेरिकन फॉलोअप कर दिया था उनकी फॉरेन पॉलिसी। इसलिए जब तक वो ये मैक्रोन भी आ गया था, उसके एक मैसेज में ट्रंप भी दे दिया था, ये हमको पॉपुलिस्ट नहीं है, हम लोग नेशनलिस्ट है, और नेशनलिस्ट सबसे पहले हमारा यूरोपियन प्रायोरिटी है और वेस्ट एशिया भी प्रायोरिटी है। क्योंकि उनकी सबसे पहले वो कहते वो वाद दे दिया तो उन्होंने टेररिज्म के लिए फाइट करना चाहते, यूथ की इसके ऊपर है, तो देख ले क्या करने जाते। लेकिन हमेशा जो अभी राष्ट्रपति आएंगे उसकी बदला हो जाएगी जब तक वो ऑफिस में जाएंगे। ठीक। सुहासिनी, आप किस अंदाज से देखती हैं इस चुनाव को? और वो एक युवा हैं, अपेक्षाकृत कम तजर्बेकार हैं, कहा जा सकता है कि 5 साल का कुल राजनीतिक कैरियर है, उस बीच में आए हैं, लेकिन तमाम जो ट्रेडिशंस थे फ्रांस की राजनीति के उन्हें ध्वस्त करके और एक कहूँगा लेफ्ट ऑफ सेंटर की तौर पे अपने आप को उन्होंने पेश किया है, और जो दक्षिणपंथी थीं लिपेन उनको उन्होंने हराया है। इसके क्या मायने? मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि फ्रांस के पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत मायने हैं, क्योंकि हमने जो देखा है इस चुनाव में लेफ़्ट विंग काफ़ी नष्ट हो गया है फ्रांस में इस इलेक्शन में। दूसरी बात ये है कि राइट विंग जो था मरीन ले पेन का, ये ख़त्म नहीं हुआ है। इनको काफ़ी वोट्स मिले हैं, 30% इस राउंड, 31% इस राउंड में मिले, और पहले राउंड में जहां 6-7 कोने की लड़ाई थी वहां पर भी 21% उनको मिले थे। तो मुझे लगता है कि ये जो आइडियाज़ का टक्कर है एक्सट्रीमिज्म और सेंट्रिस्ट पॉलिसीज़ के बीच में, ये अभी जारी रहेगा, और ये इनके लिए एक चैलेंज होगा, मैक्रोन के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तो ये जो जीत है और इतनी बड़ी मैंडेट मिली है उनको, उसका काफ़ी मतलब हर्षोल्लास होगा, लेकिन थोड़ी दिन में वही प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स, या जिसको राइट विंग कहते हैं, एक्सट्रीमिज्म एक काफ़ी कड़ा शब्द है, जो ये राइट विंग मूवमेंट्स को जो बढ़ावा मिल रहा था, अब उन प्रॉब्लम्स की वजह से, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो टेररिज्म है वहाँ पे, उसकी वजह से इनको चैलेंजेस काफ़ी होंगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें मैंने देखा है कि जो पत्रकार ने लिखा है, कहा है कि it looks like right wing nationalism has been defeated, और ये ट्रेंड देखना चाहते हैं कि जैसे डच इलेक्शंस में या फ्रांस में या अभी जर्मनी के स्टेट इलेक्शंस में सेंट्रिस्ट पार्टीज जीत रही हैं। मैं बस यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी ये ग्लोबल ट्रेंड्स देखना शुरू कर देते हैं, हालांकि रीजंस अलग अलग होते हैं। जैसे 2011 में जब अरब स्प्रिंग की बात हुई थी, तो अलग रीज़न से किसी में यूथ निकल आया था, किसी में एंटी मोनर्की निकल आया था, किसी में जिहादी या कंजर्वेटिव्स निकल आए थे, किसी के जस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी इसलिए निकल आए थे, लेकिन हमने सबको एक साथ कर दिया था, एक रंग कर दिया था कि ये अरब स्प्रिंग है। इसी तरह हमने जब ब्रेक्सिट या ट्रंप के इलेक्शन को देखा था, तो हमने कहा कि राइट विंगर सब आ रहे हैं। मुझे लगता है ये फ्रांस का जो अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये इसका सिम्टम है कि मिस्टर मैक्रोन आज जीत चुके हैं, और जैसे आपने कहा कि बहुत यंग हैं, 40 से कम उम्र के हैं, और शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस में, लेकिन आइडियलिज्म काफ़ी हाई है। क्लाइमेट चेंज पर जो उन्होंने कहा है, इनफैक्ट औरों को भी बताया है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहते हैं, आप फ्रांस आ जाइए, अगर आपके कंट्रीज़ में आपकी इज्जत नहीं हो रही है। क्लाइमेट चेंज पे, इकोनॉमी पे, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो। ठीक है, प्रोफेसर शीतल शर्मा, कितना सहमत हैं आप जैसा सुहासिनी हैदर कह रही थी? और दूसरा ये कि ये जो एक उभार हुआ है कि वो राइट विंग को भी उन्होंने हराया है, और साथ ही जो ट्रेडिशनल सोशलिस्ट लेफ्ट
उदारवादी जो जमातें थीं, वो एक इत्तेफाक कहा जा सकता है, एक संयोग कहा जा सकता है, लेकिन उसको से भी अलग होकर के उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। कुर्बान, इसको मैं 4 पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूँगी और दर्शकों के सामने कि सबसे पहली बात तो है कि ये सर्टनली एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, यूरोप के लिए भी और पूरे विश्व के लिए। उसके अपने अपने रीजंस हैं जिसकी हम व्याख्या करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसा हम देख रहे हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल या मेन स्ट्रीम पार्टी से हटकर एक नई पार्टी जो अभी कुछ 1.25 या 1.5 साल की है, उसका एक लीडर उभर कर आना, इतनी यंग एज में आना, अपने आप में एक बहुत बड़ा भरोसा जो फ्रांस की जनता ने इनमें दिखाया है, इनके कैरेक्टर में, इनकी आइडियोलॉजी में, इनके ऑप्टिमिज्म में, इनके पॉजिटिविज्म में जो दिखाया, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब 4 बातें क्या उभर कर आती हैं? ग्लोबलाइजेशन तो है ही, जो चल चुका है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, जो भी हो रहा है वो तो एक दिशा में चल रहा है और वो होता ही। पर्टिकुलरली मैक्रोन के केस में ये प्रो यूरोपियनाइजेशन है। आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो था कुछ सालों से एक क्राइसिस में था। देयर वाज अ क्राइसिस जो ब्रेग्जिट के साथ हुआ कि भाई शायद फॉल आउट हो जाएगा, शायद इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, और जैसे ब्रेग्जिट हुआ, अगर फ्रेग्जिट हो जाता तो यूरोपियन यूनियन में वो यूरो यूज़ करता है, शेंजन एरिया का मेंबर है, तो कितना डैमेज हो जाता, जो पूरी सोल, जो आत्मा है यूरोपियन यूनियन की, वो कहीं झकझोर जाती, एंड दैट वुड हैव सेट अ नेगेटिव एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो सबसे पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन नहीं, दिस इज़ अ प्रो यूरोपियन, और यूरोपियन यूनियन की एकजुटता को एक बढ़ावा मिलेगा। दूसरा ये है कि आप देखिए, जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ है या ब्रेग्जिट हुआ है, रशिया का एक पर्टिकुलर वो रहा है रवैया इनकी तरफ। लपेन की पार्टी को रशिया से सपोर्ट था, जैसे ट्रंप की तरफ से भी था। अब अचानक से ये एक ट्रांस अटलांटिक नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ झुकाव है। तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जो डिस्पाइट द फैक्ट कि फ्रांस में इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, इस्लामोफोबिया को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, उसके बावजूद फ्रांस की जनता ने एक इतना अच्छा मैच्योर स्टेटमेंट और मैंडेट दिया है कि देखिए, हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं, ना हम छोटी मोटी बातों पे उछलने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट ये आता है। और चौथा ये है कि इकोनॉमी में ये आगे हील करेंगे इकोनॉमी को या रिफॉर्म करेंगे, जो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। विवेक काटजू साहब, वैसे तो पूरी दुनिया के नेताओं ने, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हों या जर्मन चांसलर हों और दूसरे नेता, सब ने मुबारकबाद दी है। ये एक तरीक़ा भी है कि जब कोई राष्ट्रपति चुना जाता है किसी बड़े देश का, तो उसको मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन जो असल बात है कि उन्होंने पहले ही अपने भाषण में कहा है कि वो देश में मौजूद भेदभाव वाली नीतियों से लड़ेंगे और यूरोपीय संघ और फ्रांसीसियों के बीच जो रिश्तों में दरार आई है उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। यानी उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले अपने सामने रखे हैं और बाकी इंटरेस्ट की चर्चा उन्होंने कहा है कि थोड़ा हम रुक के करेंगे। इसे आप किस रूप में देखते हैं? और इसी के साथ जुड़ा सवाल ये, इनके नेतृत्व में, राष्ट्रपति मैक्रोन के नेतृत्व में भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह के होने वाले हैं? देखिए, पहला जो आपने प्रश्न पूछा वो तो साफ है कि फ्रांस में एक विभाजन है, वहाँ की ओपिनियन में एक बड़ा दरारें हैं, और कोई भी जो नया राष्ट्रपति आएगा और वो इन दरारों को ख़त्म करने की चेष्टा करेगा। और इस वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 30% से ज़्यादा फ्रांस की जनता ने मरीन लपेन को वोट दिया, और वो एक जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो एक हार्ड लाइन अप्रोच है, वो उसके पक्ष में है। तो अगर 30% से ज़्यादा जनता एक इस राह पे चल रही है, तो कोई भी राष्ट्रपति, मैक्रोन हो या कोई भी आते, उनकी ये चेष्टा होती कि उन सबको, पूरी जनता को साथ लेके चलें, टू हील द वुंड्स ऑफ डिवीजन, जो अगर अंग्रेजी के मैं टर्म यूज़ करूं, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि यूरोप में भी जो एक किस्म से जो हलचल मची है, एक बहुत बेचैनी है, उसको ख़त्म करें। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में होती है, वो ये देखना कि फ्रांस की जो एक ट्रेडिशनल इस्टेब्लिशमेंट है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, नौकरशाही जो है, वो किस तरफ जाएगी। वो नेता है, जो निर्वाचित राष्ट्रपति है, उसकी बात तो वो मानेंगे, लेकिन उसके सामने
आपने भारत का जिक्र किया, फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, उसके सामने कैसे ऑप्शंस देंगे? तो बहुत बार ये देखा गया है कि जब एक बार कोई राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ऑफिस में आता है, उसके कितने भी रेवोल्यूशनरी या कितने भी एक नए विचार हों, वो बाद में सेंटर पे आता जाता। आप ट्रंप साहब को देख लीजिए, कई विषयों पे वो अब सेंटर पे आ गए। पहले नेटो का, जो कि फ्रांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेटो के लिए उन्होंने पहले कहा इट इज आउटडेटेड, अब कहते हैं कि नहीं, आउटडेटेड नहीं है, नो लॉन्गर आउटडेटेड। रूस की तरफ एक रवैया था, अब वो रवैया बदल रहा है। तो इस तरह हमें, मेरा ये मानना है कि जो फ्रांस की ट्रेडिशनल एक फॉरेन पॉलिसी थी, उससे उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, कुछ वेस्ट एशिया में इधर हमारी तरफ कुछ ज्यादा कुछ में थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, और आतंकवाद पे उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह फ्रांस में जो एक इस्लामिक एक हार्ड लाइन आ रही है, जो इस्लामिक समुदाय है, उनमें एलिनेशन है, उसको किस तरह काबू में लाएं। ठीक। डॉक्टर वाइल अब्बाद, अभी जैसा एम्बेसडर विवेक काटजू कह रहे थे, लीपन ने तो अपने घोषणा पत्र में एक तरह से कहा था कि वो इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी, कट्टरवादी मस्जिदों को बंद कर देंगी, जिन लोगों ने शरण लेने का एक सिलसिला बना रखा है उनकी भी स्क्रूटनी होगी। ये थोड़ा सा बेहतर इन्होंने अंदाज में अपनी बात रखी है, और हालांकि नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रेंच भाषा का ज्ञान जो है वो अनिवार्य किया जाएगा, 5000 बॉर्डर गार्ड्स बनाए जाएंगे। लेकिन जो पॉलिसी है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया और ख़ास करके इस्लामी देशों, तुर्की जैसे देशों के साथ में, उसमें आपको लगता है कि कोई फ़र्क आएगा? क्योंकि काटजू साहब तो कह रहे थे कि विदेश नीति ज़्यादा नहीं बदलेगी। द चॉइसेस बिटवीन द टू, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमको जो फ्रेंच लेफ्टिस्ट में कह रहे हैं, ये तो चूज़ बिटवीन द प्लेग एंड द कोलेरा, वो किसी को और बोले प्लेग में या चिकन बॉक्स में, मतलब दोनों भी है, कोई इसमें नॉट द बेस्ट फॉर फ्रांस। लेकिन जब तक आप एक राइट विंग में चॉइस दे दिया था और एक नेशनलिस्ट लीडर में चॉइस भी दिया था, तो सब लोग इसके साथ में आ गए, क्योंकि माइनॉरिटी, लेपिन रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटी इन फ्रांस, उसी माइनॉरिटी में इस्लामोफोबिया जब तक अरब स्प्रिंग शुरू हो गया 2011 है, उसी के वक्त में अभी हमको ये देखना चाहते, ये फ्रेंच स्प्रिंग शुरू हो गया। यानी मतलब ये आप देख लो कितना मेजोरिटी द यंगस्टर जो उन्होंने सेलेक्ट किया था ये फ्रेंच प्रेसिडेंट हो। और इस्लामोफोबिया हमेशा रहेगा, क्योंकि देख लो फ्रेंच में इन पर्टिकुलर, फ्रेंच, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, ये सबको 20%, 20% का मतलब ये सोसाइटी मुसलमान वाले लोग के वहाँ पर, उनकी जो थर्ड जनरेशन सारे नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट में गया था, उन्होंने रीबिल्डिंग यूरोपियन कंट्री, उसके बाद भी शुरू हो गया। लेकिन अरब स्प्रिंग में ऊपर है तो ज़्यादा इस्लामोफोबिया शुरू किया उन्होंने। ये राइट विंग मूवमेंट इन यूरोप उसी की अलावा है, उन्होंने यूटिलाइज़ किया था, हाईजैक कर दिया था ये इस्लामोफोबिया के लिए। अगर मुसलमान वाले लोग यहाँ पर आते तो हमारा डेमोग्राफी चेंजेस शुरू हो रहा है। लेकिन हमको एक स्टडी भी बनाया था, अगर 50 लाख आदमी है मुसलमान वाले लोग यूरोप में गया था, आप समझ लो 3% में डेमोग्राफिक चेंजेस विद इन 10 ईयर्स। ये इसका मकसद क्या होता है? इज ओनली यूटिलाइजिंग द नेशनल मूवमेंट, तो उनकी फॉर पर्सनल गेन। ठीक। सुहासिनी, आपको क्या लगता है कि क्या विदेश नीति में कोई परिवर्तन होगा फ्रांस की नए राष्ट्रपति के नेतृत्व में, और भारत क्या उम्मीद कर सकता है? देखिए, हम सडनली अभी हमें काफ़ी इनको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जितना वक्त इनके पास इलेक्शंस के पहले नहीं था, अब वो शायद पता करेंगे कि क्या उनकी नीति होने वाली है। इतना ज़रूर है, जैसे मैंने कहा था, कि इनमें आइडियलिज़म काफ़ी है, और हमने जैसे देखा है कनाडा में भी जब एक यूथफुल लीडर आ जाता है तो हालांकि वो कुछ मतलब मिसस्टेप्स करें, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी वो एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, यूथ के एस्पिरेशंस को देखना चाहते हैं। मुझे लगता है इंडिया के लिए हमें जैसे काजू साहब ने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी करेगी वहाँ फ्रांस में, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यूरोपियन यूनियन में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी अब, जैसे अमित शर्मा भी कह रही थी। दूसरी बात ये कि जैसे हमने ब्रेक्सिट के बाद देखा था, ब्रेक्सिट के बाद हमने सोचा था कि इंडिया के लिए बेहतर होगा, कि जॉब्स एक्चुअली बेहतर होंगे या बायलैटरल रिलेशंस बेहतर होंगे, लेकिन ये हुआ नहीं।
तो मुझे लगता है ये जो वीज़ा कसने की बात होती है ज़्यादा राइट विंग से आती हैं, जैसे हमने अमेरिका में भी देखा है। तो शायद इतना हमें वहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इंडिया को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस इलेक्शन से। शायद अगर मरीन लपेन जीती होती तो फिर नए सिरे से इसको देख पाते। एंड आई थिंक कि जो ये यूथफुल लीडर्स दिखा रहे हैं वर्ल्ड में एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का डेमोग्राफी जो है सब बदल रहा है। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि यूथ आगे आ रहे हैं, तो यूथ के जो विचार हैं उनसे जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा हमें पसंद आया जो उन्होंने कहा था कि मैं देशभक्तों का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, देशभक्तों का नेता बनना चाहता हूँ, ना कि राष्ट्रवादों का। आई वॉन्ट टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ पेट्रियट्स नॉट ऑफ नेशनलिस्ट। आई थिंक इस विचार से लोगों को जुड़ने वाली बात वो कर रहे हैं। ठीक। प्रोफेसर शीतल शर्मा, राष्ट्रपति जो चुनाव जीतने के बाद मैक्रोन साहब ने कहा कि वो देश के अंदरूनी विभाजन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे, लोगों में से गुस्सा और संदेह को दूर करेंगे, यूरोप और इसके नागरिकों के साथ एक लिंक बनाएंगे और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में फ्रांस अगली कतार में होगा। क्या जो सूरत हाल है, जो राष्ट्रपति ओलांद की पॉलिसीज़ थीं और उनको लेकर के कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, आपको लगता है? ड्रास्टिक चेंज करने के लिए देखिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए और साथ में एक सपोर्ट चाहिए। पहले तो हमें ये देखना होगा कि कितने डेप्यूटीज़ का इनको सपोर्ट मिलता है पार्लियामेंट इलेक्शन में जून में, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इनकी युवा इमेज होने के कारण जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन होता है सोसाइटी का, जो यूथ होता है, जो युवा होते हैं, वो अपने विचारों को उनसे रिलेट कर पाते हैं एक नए लीडर से। अब फ्रेंच सोसाइटी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले दशकों में जब भी आप ये ले लीजिए कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाने घटाने की बात चली है, या पेंशन रिफॉर्म लाने की बात चली है, या आप कितने घंटे काम करेंगे उस पर बात चली है, हमेशा लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया है। तो उसके कारण ये रहा है कि फ्रेंच इकोनॉमी को आप इतनी आसानी से नहीं हिला सकते। बट जैसे जैसे आप यूरोपियनाइजेशन की बात करते हैं और आप जैसे अपने को ज़्यादा 27 मेंबर ब्लॉक में इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, तो ये ज़रूर रेवरबरेट होता है उस सेंटिमेंट में जहाँ पर जो युवा है या फ्रांस के नागरिक हैं वो ये देखते हैं कि हमें कोई ऐसा झटका नहीं लगने वाला जिससे हमारी इकोनॉमी में कोई खतरा पैदा होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, आप इनकी सिर्फ पर्सपेक्टिव फ्रेंच की तरफ ही नहीं था। इन्होंने ओड टू जो यूरोपियन यूनियन का एंथम है वो गाया, जब जब इनके झंडे लहराए तो उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन के भी होने चाहिए। तो एक किस्म से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है। देखिए, आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नहीं है, नहीं है, वो एक दूसरी बात है। पर जहाँ तक की बात है कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं या आप सबको एकजुट होकर लेकर चल सकते हैं, ये आगे समय ही बताएगा। पर फ्रांस की एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इतने इनग्रेन्ड हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है, दे हैव गिवन मॉडर्निटी टू वर्ल्ड, वी मस्ट एक्नॉलेज दिस फैक्ट। और इनकी जो तरह का लोकतंत्र है वो बहुत ही मैच्योर किस्म का है, जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम इतनी आसानी से नहीं मान सकते कि किसी भी फ्लिम्जी आइडिया पे लोग किसी भी तरीके का कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी में कर देंगे। सोच समझ कर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पर चलेंगे जरूर पॉजिटिव। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शीतल शर्मा, सुहासिनी हैदर, प्रोफेसर वाइल अव्वाद और विवेक काटजू साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब राष्ट्रपति बने हैं फ्रांस के, नई उम्मीदें जगी हैं, युवा हैं और ख़ास करके बेरोज़गारी के मामले को उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। देखना होगा आने वाले समय में, ये वक्त बताएगा कि नए युवा राष्ट्रपति की फ्रांस में क्या भूमिका है और उसकी विदेश नीति किस तरह की होने वाली है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।